स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राघव क्लासेस में। हम लाए हैं आप सभी के लिए इंग्लिश के ऐसे प्रश्न जो एसएससी, बैंक, एनडीए जैसे एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। यदि आपने तैयारी की है तो ये प्रश्न आप आसानी से समझ लेंगे। वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न दोस्तों कॉमन एरर से है। द प्रेजेंट इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ इंडिया इज गोइंग टू डिस्टर्ब एवरीबडीज लाइफ। और चौथा ऑप्शन हमारा डी, नो एरर। आपको बताना है कि इस सेंटेंस में कहाँ ग्रामर से या कोई भी वर्ड से एरर है, यानी कोई गलती है। बहुत ही सिंपल सवाल है और बहुत ही बढ़िया सवाल है। अक्सर ऐसे एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम्स में मिल जाएंगे। मैं इसकी हिंदी एक बार बता दूं कि भारत की वर्तमान की आर्थिक स्थिति इज गोइंग टू डिस्टर्ब करने जा रही है एवरीबडीज लाइफ, हर किसी के जीवन को। आपको इसमें कहाँ एरर दिख रहा है, आपको यही बताना है। ए पार्ट में या बी पार्ट में या सी पार्ट में, या अगर आपको कोई गलती ना दिख रहा हो तो डी पार्ट आपका आंसर होगा। दोस्तों मैं इसको बता दूं आपको कि इस सेंटेंस में ये जो इकोनॉमिकल वर्ड यूज़ हुआ है इसका हिंदी होता है मितव्ययी। मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्च करने वाला इंसान, कम खर्चीला, या एक तरह से सामान्य शब्द में समझो तो कंजूस। तो इसकी हिंदी निकलेगी वर्तमान की कंजूस स्थिति भारत की। वैसे तो दोस्तों हमें कहना है आर्थिक स्थिति, लेकिन ये वर्ड कह रहा है कंजूस स्थिति, जो कि गलत है। यहाँ पर होना चाहिए था आर्थिक स्थिति, और आर्थिक की अंग्रेजी होती है इकोनॉमिक, ECONOMIC। इकोनॉमिक की हिंदी होती है आर्थिक। यहाँ पे होना चाहिए था द प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया, भारत की वर्तमान की आर्थिक स्थिति, लेकिन यहाँ पे कंजूस स्थिति जैसा शब्द डाला है, जो कि गलत है। अक्सर लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो इकोनॉमिकल वर्ड वहाँ पे गलत यूज़ हो रहा है, इकोनॉमिक होना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान देना, इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल में अंतर है। इकोनॉमिक का हिंदी होता है आर्थिक और इकोनॉमिकल का हिंदी होता है मितव्ययी या कम खर्चीला। तो इस सेंटेंस में इकोनॉमिक कंडीशन होना चाहिए, यानी भारत की आर्थिक स्थिति, भारत की वर्तमान की आर्थिक स्थिति इज गोइंग टू डिस्टर्ब करने जा रही है एवरीबडीज लाइफ, हर किसी के जीवन को। इसलिए आंसर होगा दोस्तों ए। अगला प्रश्न है, भी प्रश्न कॉमन एरर से ही जुड़ा है। द अक्यूज्ड रिफ्यूज्ड टू आंसर टू द पुलिसमैन ऑन ड्यूटी। दोस्तों आपको बताना है कि इसमें एरर कहाँ है, यानी त्रुटि, यानी गलती कहाँ है। कोई वर्ड भी गलत हो सकता है या कोई ग्रामर से भी गलत हो सकता है। 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। अगर आपको ए में गलती दिख रहा है तो ए पार्ट होगा, बी में दिख रहा है तो बी पार्ट, सी में दिख रहा है तो सी पार्ट। अगर आपको कोई गलती ना दिख रहा हो तो नो एरर, यानी डी। दोस्तों मैं आपको पहले हिंदी बता दूं। द अक्यूज, जिसका हिंदी होता है अपराधी, रिफ्यूज्ड मना कर दिया, इनकार कर दिया, टू आंसर उत्तर देने से। यहाँ पे आंसर जो शब्द है ये वर्ब के रूप में आया हुआ है, उत्तर देना। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा बता दूं कि आंसर का हिंदी है यहाँ पर उत्तर देना, और ये कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। जैसे अगर मुझे कहना हो कि राम ने श्याम को उत्तर दिया, तो राम आंसर्ड श्याम, न कि आंसर्ड टू द श्याम। आंसर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। तो दोस्तों द अक्यूज्ड रिफ्यूज्ड, यानी अपराधी ने, दोषी ने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, टू आंसर द पुलिसमैन, यानी पुलिस वाले को उत्तर देने से मना कर दिया। तो ये ऑन ड्यूटी क्या है, तो ऑन ड्यूटी का मतलब है जो पुलिस ऑन ड्यूटी था, यानी जो पुलिस ड्यूटी पर था, उसको कोई भी उत्तर देने से अक्यूज्ड यानी अपराधी ने मना कर दिया। तो दोस्तों याद रखिएगा, आंसर, जैसे मुझे कहना हो कि मुझे उत्तर दो, तो आंसर टू मी नहीं होता है, आंसर मी होता है। वैसे पुलिस को उत्तर दो तो आंसर द पुलिसमैन, न कि आंसर टू द पुलिसमैन। तो दोस्तों आंसर के बाद टू प्रीपोजिशन नहीं होना चाहिए। तो फिल इन द ब्लैंक से है, इसमें 2 ब्लैंक आपको भरना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। आई डैश हिम बिकॉज ऑफ हिज डैश। दोस्तों ये इसमें जो ऑप्शन दिए हैं सब वर्ड पावर का खेल है। अगर आपका वर्ड पावर अच्छा है तो आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लोगे। 4 ऑप्शन दिया है, एडमायर हिपोक्रेसी, डिटेस्ट जेनरोसिटी, लव इम्पर्टिनेंस एंड हेट रूडनेस। दोस्तों मैं आपको एक एक ऑप्शन बैठा के दिखा रहा हूँ, जो सटीक बैठ जाएगा वही आंसर होगा। तो दोस्तों अगर हम एडमायर की बात करें तो एडमायर का हिंदी होता है प्रशंसा करना। तो हिंदी निकलेगा आई एडमायर हिम, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, बिकॉज ऑफ हिज हिपोक्रेसी, यानी हिपोक्रेसी का हिंदी होता है पाखंड या दिखावा। तो उसकी दिखावा के कारण मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, ये ऐसा होगा। क्या किसी के पाखंड के कारण कोई प्रशंसा करेगा? नहीं करेगा, ये आंसर नहीं होगा। बी की बात करें तो डिटेस्ट का हिंदी होता है घृणा करना, और जेनरोसिटी की हिंदी होती है उदारता।
तो आई डिटेस्ट हिम, मैं उससे घृणा करता हूँ, बिकॉज ऑफ हिज जेनरोसिटी, यानी मैं उसकी उदारता के कारण मैं उससे नफरत करता हूँ। अरे भाई, अगर कोई उदार है, अगर किसी के अंदर उदारता है तो उससे कोई नफरत थोड़ी करेगा, उसे तो लोग प्रेम करेंगे। इसलिए आंसर बी भी नहीं होगा। सी की बात करें, लव और इम्पर्टिनेंस, तो लव का हिंदी प्रेम करना है। तो आई लव हिम, मैं उसे प्रेम करता हूँ, बिकॉज ऑफ हिज इम्पर्टिनेंस। दोस्तों, इम्पर्टिनेंस का हिंदी होता है उदंडता, ढिठाई या उदंडता। तो किसी के उदंडता के कारण क्या कोई किसी को प्रेम करेगा? नहीं करेगा। तो सी भी इसका आंसर नहीं होने वाला है। तो बचा आंसर ऑप्शन डी। हेट का हिंदी होता है नफरत करना और रूडनेस का हिंदी होता है रूखापन। तो आई हेट हिम, मैं उससे नफरत करता हूँ, बिकॉज ऑफ हिज रूडनेस, मैं उसके रूडनेस के कारण, रूडनेस का हिंदी रूखापन, यानी उसके व्यवहार में रूखापन होगा, बोलने में रूखापन होगा, तो उसके रूखापन के कारण मैं उससे नफरत करता हूँ। इसलिए आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी फिल इन द ब्लैंक से ही है। आपको एक ब्लैंक भरना है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। द विक्ड स्टूडेंट वॉज डैश बी रेटेड। मैं आपको हिंदी बता दूं जरा। द विक्ड स्टूडेंट, विक्ड का हिंदी होता है बदमाश या दुष्ट, शैतान। तो एक शैतान टाइप का छात्र है। तो द विक्ड स्टूडेंट वॉज बी रेटेड, बी रेट का हिंदी होता है डांटना या फटकारना। तो दोस्तों इसकी हिंदी निकलेगी, चूंकि ये पैसिव वॉइस है, वॉज प्लस V3। तो द विक्ड स्टूडेंट यानी उस शैतान छात्र को बी रेटेड, वॉज बी रेटेड, उसे डांटा गया बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के द्वारा, एट द स्कूल असेंबली, यानी स्कूल के सभा में। यानी सारे बच्चे खड़े होंगे, यानी असेंबली का मतलब सभा, और स्कूल लगा है तो पूरे स्कूल के बच्चे खड़े होंगे। तो सबके सामने प्रिंसिपल के द्वारा उस दुष्ट छात्र को बी रेटेड यानी डांटा गया, फटकारा गया। 4 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन प्राइवेटली, इसका हिंदी होगा गुप्त तरीके से। तो देखो दोस्तों, अगर स्कूल की असेंबली है, सारे बच्चे खड़े हैं, तो प्राइवेटली कहाँ हुआ? ये तो होगा नहीं, गुप्त तरीके से तो होगा नहीं। ब्रेवली का हिंदी होता है बहादुर तरीके से। तो बहादुर तरीके से डांटने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं निकल रहा है। बचा सी और डी। तो अगर हम डी की बात करें तो रिलीजियसली का हिंदी होता है दोस्तों धार्मिक पूर्वक। तो धार्मिक पूर्वक तो कोई डांटेगा नहीं। अब स्कूल असेंबली में एक दुष्ट छात्र है तो उसको कोई डांटेगा, तो रिलीजियसली का तो मीनिंग नहीं निकल रहा कि धार्मिक तरीके से उसे डांटा गया, फटकारा गया। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन होगा सी, इग्नोमिनियसली, जिसका हिंदी होता है तिरस्कार पूर्वक या शर्मनाक तरीके से उसे डांटा गया। बहुत ही मतलब शर्मनाक तरीके से उस दुष्ट छात्र को डांटा गया प्रिंसिपल के द्वारा उस स्कूल असेंबली में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से है। आपको बताना है कि इसमें गलत क्या है। अगर ये गलत है, अगर टू इंसल्ट मी गलत है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? अगर ये सही है तो आपका आंसर होगा डी, नो इम्प्रूवमेंट। यू हैव कम हियर विद अ व्यू टू इंसल्ट मी। यू हैव कम हियर, तुम यहाँ आए हो, विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू का हिंदी होता है के उद्देश्य से। इंसल्ट मी, मेरी बेइज्जती करने के उद्देश्य से तुम यहाँ आए हो। 4 ऑप्शन है, टू इंसल्टिंग मी, ऑफ इंसल्ट मी, फॉर इंसल्टिंग मी एंड नो इम्प्रूवमेंट। अगर आपको अंडरलाइन पार्ट गलत नहीं लग रहा है तो आप नो इम्प्रूवमेंट लगाओगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो वर्ड है विद अ व्यू टू, ये पूरा एक प्रीपोजिशन है और नियम होता है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आता है। और यहाँ पे विद अ व्यू टू एक चूँकि प्रीपोजिशन है, फ्रेजल प्रीपोजिशन कहलाता है। इसके बाद इंसल्ट आया है जो कि वर्ब है, बेइज्जती करना। तो दोस्तों हमें तो यहाँ पे नाउन चाहिए क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन आता है। तो एक रूल है दोस्तों कि किसी भी वर्ब को अगर नाउन बनाना हो तो उसमें हम ING जोड़ देते हैं। जैसे ईट का नाउन बनेगा ईटिंग, गो का गोइंग, प्ले का प्लेइंग, जिसे हम जीरंड फॉर्म भी कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो इंसल्ट का बनेगा इंसल्टिंग। विद व्यू टू का हिंदी होता है के उद्देश्य से। ये एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है। तो इंसल्ट का इंसल्टिंग होना चाहिए दोस्तों। तो ऑप्शन ए देखो आप, यू हैव कम हियर विद अ व्यू टू इंसल्टिंग मी। थोड़ा सा अजीब है सेंटेंस, लेकिन एकदम सही है ये आंसर। एग्जाम में अक्सर आपको दिखेगा, अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो ये प्रश्न आपको अक्सर दिखेगा। यू हैव कम हियर विद अ व्यू टू इंसल्टिंग मी, तुम यहाँ आए हो मेरी बेइज्जती करने के उद्देश्य से। ए इसका आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है, वर्ब आए तो उसे आप ING जोड़कर नाउन बना दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट से है। विल यू बोरो मी फ्यू रुपीज़ इन दिस आवर ऑफ नीड। इसका मतलब है कि क्या तुम मुझे उधार लोगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बोरो का हिंदी होता है उधार लेना, उधार लेना। तो हिंदी निकलेगा कि विल यू बोरो मी, क्या तुम मुझे उधार लोगे। ये कोई अच्छा सेंस नहीं दे रहा है। फिर भी सेंटेंस को पूरा अगर देखते हैं तो विल यू बोरो मी फ्यू रुपीज़ इन दिस आवर ऑफ नीड। आवर ऑफ नीड का मतलब होता है ज़रूरत के समय में क्या तुम मुझे कुछ रुपए उधार लोगे।
ये अजीब लग रहा है। क्या तुम उधार लोगे मुझे? विल यू बोरो मी, क्या तुम मुझे उधार लोगे? ये सही नहीं लग रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक वर्ड है लैंड, जिसका हिंदी होता है उधार देना। तो यहाँ पे होना चाहिए था विल यू लेंड मी, क्या तुम मुझे उधार दोगे? लैंड का हिंदी होता है उधार देना। तो विल यू लेंड मी, क्या तुम मुझे उधार दोगे? और बोरो का मतलब होता है उधार लेना, तो हिंदी निकलेगा क्या तुम मुझे उधार लोगे? इसलिए दोस्तों यहाँ पे लेंड होना चाहिए। अब ऑप्शन में ए और सी थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, बी तो होगा नहीं क्योंकि बी में भी बोरो है, तो ये होगा नहीं। ए और सी की बात करें तो दोस्तों विल जब सेंटेंस में आया हो, तो चूंकि विल जब सेंटेंस में आया हो तो विल के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप आता है, और लैंड का सेकंड फॉर्म होता है लेंट। तो हमें सेकंड फॉर्म तो चाहिए नहीं, हमें तो फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए, यानी ए भी नहीं होगा। और बचा सी। तो विल यू लेंड मी, क्या तुम मुझे उधार दोगे ए फ्यू रुपीज़। आप एक चीज़ ध्यान दोगे, यहाँ पे फ्यू है, यहाँ पे ए फ्यू है। तो दोस्तों हिंदी बता दूं जरा, फ्यू का हिंदी होता है नहीं के बराबर, और ए फ्यू का हिंदी होता है थोड़ा सा, कुछ। तो ज़रूरत के समय में कोई किसी से उधार मांगेगा तो नहीं के बराबर रुपए तो मांगेगा नहीं भाई, वो किसी से भी कहेगा कि भाई कुछ पैसे दे दो, कुछ दे दो। तो ए फ्यू का हिंदी होता है कुछ रुपए, ए फ्यू का हिंदी होता है कुछ, रुपीज़ लगाए तो रुपए। तो विल यू लेंड मी, क्या तुम मुझे उधार दोगे, और फ्यू रुपीज़। अगर यही होता है विल यू बोरो मी, विल यू बोरो मी, तो इसका हिंदी निकलता क्या तुम मुझे उधार लोगे। ये बैठता नहीं यहाँ पे, इसलिए आंसर होगा सी, विल यू लेंड मी अ फ्यू रुपीज़ इन दिस आवर ऑफ नीड। दोस्तों इडियम्स एंड फ्रेजेस से है, द कॉप्स यानी पुलिस वर ऑन द टोज। टो का मतलब होता है दोस्तों पैर का अंगूठा। द कॉप्स वर ऑन द टोज थ्रू आउट द डे। थ्रू आउट का मतलब होता है शुरू से अंत तक, और थ्रू आउट द डे का हिंदी निकलेगा शुरू से अंत तक, यानी सुबह से लेकर शाम तक, यानी पूरा दिन। थ्रू आउट का हिंदी होता है पूरा सारा। तो द कॉप्स वर ऑन द टोज थ्रू आउट द डे, यानी पूरा दिन कॉप्स जो है यानी पुलिस जो है वो ऑन द टोज है। तो दोस्तों इडियम्स फ्रेजेस तो आपने पढ़ा ही होगा, ये दिखते कुछ और है लेकिन होते कुछ और है, इनका सेंस निकालना पड़ता है या रटना पड़ता है। तो ऑन द टोज मतलब एकदम अपने अंगूठों पर, अर्थात एकदम चौकन्ना रहे। दोस्तों ऑन द टोज का हिंदी होता है एकदम चौकन्ना। तो चौकन्ने के हिसाब से देखा जाए तो ईगर होगा नहीं, क्योंकि ईगर का हिंदी होता है उत्सुक, इन हरी होगा नहीं जल्दीबाजी में, और क्विक का मतलब होता है तेज। दोस्तों इसका आंसर होगा अलर्ट। अलर्ट का मतलब होता है एकदम चौकन्ना। तो पुलिस जो थे वो अलर्ट थे थ्रू आउट द डे, यानी सारा दिन। इसका आंसर होगा बी। ये भी इडियम्स एंड फ्रेजेस से ही है। आई जम्प्ड आउट ऑफ माई स्किन व्हेन द एक्सप्लोजन हैपेंड। एक्सप्लोजन का हिंदी होता है विस्फोट, हैपेंड माने घटित होना, यानी जब विस्फोट हुआ, जब कोई बम विस्फोट हुआ तो आई जम्प्ड आउट ऑफ माई स्किन। दोस्तों एक इडियम है, इसे आपको रटना पड़ेगा। दोस्तों 4 ऑप्शन है, वॉज एंग्री, वॉज इन पैनिक, वॉज एक्साइटेड, वॉज रिलैक्स्ड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जंप आउट ऑफ द स्किन का मतलब होता है घबरा जाना, चौंक जाना, परेशान हो जाना, और ऐसी स्थिति में आ जाना कि क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में ना आए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, क्योंकि इन पैनिक। आई जम्प्ड आउट ऑफ माई स्किन का मतलब है आई वॉज इन पैनिक। पैनिक का मतलब होता है वही असमंजस में पड़ जाना, घबरा जाना, चौंक जाना, डर जाना। तो जब विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन हैपेंड, जब विस्फोट हुआ तो मैं पैनिक में आ गया, यानी मैं असमंजस में पड़ गया, डर गया, चौंक गया कि अभी ये क्या, अब क्या करना है, अब क्या होगा। तो आई जम्प्ड आउट ऑफ माई स्किन का मतलब है आई वॉज इन पैनिक, मैं असमंजस में पड़ गया यानी मैं घबरा गया। तो आंसर होगा बी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे, मतलब किसी को देखना, इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे मतलब किसी को देखना नाराज या धमकाने भरे तरीके से, किसी को गुस्सैल तरीके से, एकदम धमकाने भरे तरीके से किसी को देखना, मतलब गुर्राना, किसी को नाराज तरीके से देखना। तो दोस्तों उसको एक शब्द में क्या कहते हैं ये आपसे पूछ रहा है ये। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, ग्लोअर। ग्लोअर का मतलब होता है किसी को गुर्रा के, नाराज होकर देखना। बी की हिंदी में बता दूं, नौ, इसे नौ पढ़िएगा, नौ मत पढ़िएगा, नौ जी साइलेंट है। तो नौ का हिंदी होता है कुतरना, और ये ग्नैश नहीं है, नैश है, नैश, NASH, जिसका हिंदी होता है पीसना, खासतौर से दांत पीसने के लिए ये वर्ड यूज होता है। और ग्राइंड का मतलब होता है पीसना, से नॉर्मली कोई भी चीज़ को पीसने के लिए ग्राइंड वर्ड यूज होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ड्स यानी ऐसे शब्द अटर्ड जो कहे गए हों, निकाले गए हों, अटर का मतलब होता है निकालना या कहना। तो ऐसे शब्द जो निकाले गए हों इम्पायसली यानी अधार्मिक तरीके से, गलत तरीके से, या तिरस्कार पूर्वक अबाउट गॉड, यानी भगवान के बारे में अगर कोई ऐसे शब्द कहे गए हों जो कि एकदम अधार्मिक हों, गलत हों, यानी भगवान के बारे में बुरा हो, यानी ईश्वर की निंदा जिसमें की गई हो, ऐसे शब्द जिसमें ईश्वर की निंदा वाली बात हो,
तो ऐसे शब्दों को दोस्तों कहते हैं, या ऐसी बातों को कहते हैं दोस्तों ब्लास्फेमी। डी याद रखिएगा। वैसे मोरल का हिंदी होता है नैतिक, लॉजिक का हिंदी होता है तर्क, और फिलॉसफी का हिंदी होता है दर्शन शास्त्र। आपको इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। प्रश्न है, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, यानी एक ऐसा इंसान जो डिक्शनरी को कंपाइल करता हो यानी बनाता हो, उसमें वर्ड पावर जोड़ता हो, शब्द जोड़ता हो, डिक्शनरी बनाता हो। तो ऐसे शब्द को, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? जियोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, सैडिस्ट या लिंग्विस्ट? दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू।